हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज देवोइत शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉज ऑफ फिजिक्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत सारा प्यारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे क्योंकि कूलॉम्स लॉ के ऊपर जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आ रहा है नीट या जेईई मेंस में, ऑलमोस्ट सब न्यूमेरिकल्स क्लास 11 और 12 से मिक्सअप करके बन रहा है। तो डरना नहीं है, वीडियो के पहले में ही मैं आप लोगों के साथ सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा क्योंकि वही सारा कॉन्सेप्ट आज के न्यूमेरिकल में हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग वो सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा वो 11 में है। कुछ वेक्टर का कॉन्सेप्ट, कुछ एसएचएम का कॉन्सेप्ट, कुछ है फ्लूइड से कॉन्सेप्ट। तो हम लोग जो जो कॉन्सेप्ट चाहिए आज के न्यूमेरिकल में वो सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में भी मैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नीट जेईई मेंस का डिस्कस किया हूं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा आज का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लास 11 से हैं क्योंकि क्लास 11 का बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिलके इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को ही हम लोग प्रॉब्लम में यूज करेंगे। ठीक है, तो कुछ शॉर्टकट भी हमें याद रखना होगा। तो ये वेक्टर है। सर वेक्टर तो भूल गए, कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से सारा कॉन्सेप्ट चुटकी में समझा देता हूँ। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम का इस साइड को मैंने वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया, या ये साइड है वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, और ये जो रिजल्टेंट बन रहा है ये जो डायगोनल है वही रिजल्टेंट को शो कर रहा है, और ये रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बन रहा है। ठीक है, ए और बी के बीच में जो एंगल है थीटा, और ये रिजल्टेंट ए के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बनता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा अंडर रूट। ठीक है, और ये जो एंगल बनता है मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा, और ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका है, रिजल्टेंट वेक्टर जिसके साथ एंगल बना रहा है ए के साथ वो अकेला नीचे बैठेगा। ठीक है, प्लस बी साइन थीटा बाई बी कॉस थीटा। थीटा जो एंगल है वो ए और बी के बीच में है। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, और कुछ शॉर्टकट है कि हम लोग कुछ केस में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं भी करके डायरेक्ट रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट व्हेन ए इक्वल टू बी। ये सब शॉर्टकट हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है, अगर नहीं सेम हुआ और इन एंगल से कुछ और एंगल है तब हम लोग इसको शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते। शॉर्टकट तभी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और ये कुछ एंगल ही गिवन है। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है और थीटा इक्वल टू 0 होता है तो रिजल्ट आता है 2a, थीटा इक्वल टू 60 का आता है तो रिजल्ट होता है √3a, 90 डिग्री के लिए √2a, 120 डिग्री के लिए a और 180 डिग्री के 0 होता है। तो ये बहुत टाइम सेव करता है, ये आप लोग को याद रखना ही रखना है। ये शॉर्टकट तभी अप्लाई होगा जब इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, तब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं भी करके डायरेक्ट इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं। ठीक है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, मान लो ये एक वेक्टर है ये और ये वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है और दोनों के बीच में एंगल कितना है 60। ठीक है, जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा मैग्नीट्यूड √3a, और वो एकदम बीच में से निकलेगा, मतलब इस वेक्टर के साथ भी 30 डिग्री, इस वेक्टर के साथ भी 30 डिग्री। ठीक है, ये हर एक केस में होगा। तो इस केस में भी जो रिजल्टेंट बनेगा वो एक वेक्टर के साथ 45 डिग्री बनेगा, दूसरे के साथ 45। इस केस में भी ये जो रिजल्टेंट बनेगा वो एक वेक्टर के साथ 60 डिग्री, दूसरे वेक्टर के साथ 60 डिग्री, मतलब दो वेक्टर के बीच में से निकलेगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2। एक ऑब्जेक्ट है लिक्विड में कंप्लीटली इमर्ज्ड है जिसका वॉल्यूम है v, जिसका मास है m। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, इसका डेंसिटी है रो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये जो बॉडी लिक्विड में है ये लिक्विड का डेंसिटी है सिग्मा, सिग्मा इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? g तो नहीं होगा क्योंकि ये लिक्विड के अंदर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा। ये कैसे आ रहा है थोड़ा मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट लिक्विड में कंप्लीटली इमर्ज्ड है
तो इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो नीचे लग रहा है वी रो जी ग्रेविटी के कारण जो है वेट, और दूसरा अप्लाई हो रहा है बॉयंसी जो ऊपर में अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वी सिग्मा जी, ठीक है, सिग्मा क्या है, लिक्विड का डेंसिटी, तो यहाँ से वी रो जी कॉमन लिया, 1 माइनस वी सिग्मा जी बाई वी रो जी, वी रो जी को मैंने एम लिखा, यहाँ से वी वी कैंसिल, जी जी कैंसिल, तो सिग्मा बाई रो, तो जी प्राइम जो होगा जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर रहता है तो उसके ऊपर जो इफेक्टिव जी होता है वो इतना होता है, एक्चुअली जी नहीं होता है, वो होता है इफेक्टिव जी, ये होता है, ठीक है, इसको हमें याद रखना होगा। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा है इस लिक्विड का डेंसिटी, और रो क्या है, इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी। अब ये बॉयंसी क्या है, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट लिक्विड में कॉम्प्लीटली या पार्शियली इमर्स्ड हो तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है ऊपर में, ठीक है, वही है बॉयंसी, ठीक है। हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं जा रहे, सिर्फ ये शॉर्टकट हम लोग को याद रखना होगा, ठीक है। ये होता है इफेक्टिव जी व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज इन इनसाइड लिक्विड, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना होगा। और ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम ये टॉपिक को छोड़ देता है, क्योंकि ये टॉपिक, ये चैप्टर क्लास 11 के लास्ट में है, और ये अगर छोड़ने से तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में, ठीक है। तो ये है ऑरिजिन, अगर एक पार्टिकल को मैंने राइट में एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया तो इसके ऊपर उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, ये है रेस्टोरिंग फोर्स। अगर ये ऑरिजिन से लेफ्ट में गया तब भी इसके ऊपर ऑरिजिन की तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा, वो है रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो हम लोग किस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, जब रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ऑरिजिन। अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तब भी इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है टुवर्ड्स द ऑरिजिन, अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तब भी इसके ऊपर ऑरिजिन की तरफ ही एक फोर्स लग रहा है, उसी को हम लोग रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो किसी भी पार्टिकल अगर इस इक्वेशन से चलता है तो हम लोग उस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो यहाँ से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है k इक्वल टू फोर्स कांस्टेंट। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, अगर कोई पार्टिकल का मोशन है सिंपल हार्मोनिक, तो उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है रूट k बाई एम। ये सब फॉर्मूला हम लोग को याद रखना होगा, और ये सब फॉर्मूला ही आज के न्यूमेरिकल्स में हम लोग बहुत बार यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4, और यही आज का लास्ट कॉन्सेप्ट। 2 पॉइंट चार्ज आर सेपरेशन पे है, तो कुलम्स यह कहता है कि इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा Q1 Q2 बाई r²। ये तभी होगा जब हम लोग CJ यूनिट चूज करते हैं और मीडियम होता है वैक्यूम। और अगर हम लोग SI यूनिट चूज कर रहे हैं और मीडियम वैक्यूम, तब जो फोर्स होगा 1/4πε Q1 Q2 बाई r²। यही टर्म का वैल्यू CJ में आता है 1, ठीक है। और कोई दूसरा मीडियम हो और SI यूनिट चूज करते हैं तो एप्सिलॉन की जगह आएगा एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और कुछ भी नहीं अलग होगा, सिंपली वैक्यूम में होगा 1/4πε, और कोई दूसरा मीडियम आता है तो एप्सिलॉन के साथ और एक टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है k। अब ये एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और k क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। जो हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा वो इसी के ऊपर बनेगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है वैल्यू, ठीक है। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। अब हम लोग अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन AIEEE 2010 में आया था, और ये क्वेश्चन कंसेप्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 11 हो, क्लास 12 हो, जेईई मेंस हो या नीट हो। ये क्वेश्चन क्लास 11 में चैप्टर है फ्लूइड्स, और क्लास 12 में जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये दोनों चैप्टर का मिक्स्ड प्रॉब्लम है। तो दो चैप्टर का कंसेप्ट हमें आना ही चाहिए, तभी हम लोग ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। प्रॉब्लम बहुत ही इजी है, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, वो दोनों चार्ज स्फीयर 2 स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं जिनका लेंथ भी इक्वल है। आइडेंटिकल मतलब ये दोनों चार्ज स्फीयर का मास भी सेम है और जो चार्ज कैरी कर रहे हैं वो भी सेम है। द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ ईच अदर। दोनों स्ट्रिंग में एंगल है 30 डिग्री विथ ईच अदर। व्हेन सस्पेंडेड in a liquid of density 0.8 gram per centimeter cube, the angle remains the same.
अब हमने ये पूरा सिस्टम को उठा के इस लिक्विड में रख दिया है, तो ये जो एंगल पहले बन रहा था 30 डिग्री, ये अभी सेम ही है, एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ है। और ये लाइन कह रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देन द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। तो जिस लिक्विड में हमने सेकेंड केस में ये पूरा सिस्टम को रखा है, उस लिक्विड का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्वेश्चन में मांग रहा है। तो इन चार ऑप्शन में ही होगा। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन हमको धीरे धीरे करना होगा आंसर। तो दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, मैं मान लेता हूं कि ये जो चार्ज है ये सेम है QM, और क्या सेम है, जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो भी सेम है। तो QML ये तीनों पैरामीटर सेम है, ये तीनों पैरामीटर पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है, वो सेम है। तो डायग्राम पहले हमें बनाना होगा धीरे धीरे। तो ये है रिजिड सपोर्ट, और ये रिजिड सपोर्ट से दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर दो इक्वल स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। तो ये है दो स्ट्रिंग एल लेंथ, और ये है दोनों आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर जिनमें मास भी सेम है और चार्ज भी सेम है। तो ये कुछ इक्विलिब्रियम सेपरेशन में है, ठीक है। और ये दोनों चार्ज स्फीयर का डेंसिटी कितना गिवन है, 1.6, मैंने इसको मान लिया रो इक्वल टू 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या हुआ, अब ये अच्छा, और क्या क्वेश्चन में कह रहा है, ये दोनों स्ट्रिंग आपस में 30 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब ये जो पूरा एंगल है 30 डिग्री है। तो इसको मैं मान लेता हूँ ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये पूरा एंगल कितना हुआ 30 डिग्री। क्वेश्चन में ये गिवन है, मतलब 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब ये पूरा सिस्टम को उठा के एक लिक्विड में रखा गया है जिसका डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, पहले हमें इसको एनालाइज करना होगा, फिर हम लोग लिक्विड के केस में चलेंगे। तो ये दोनों आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर तो इक्विलिब्रियम में है, तो इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हमें एनालाइज करना होगा, ठीक है। तो सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, वही हमें अप्लाई करना होगा। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, ये एक सेम टाइप का प्रॉब्लम हमने लास्ट क्लास में किया था। दो प्रॉब्लम सिमिलर हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। तो आइए एनालाइज करते हैं कि इस चार्ज स्फीयर के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है। ये एक स्ट्रिंग है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक टेंशन अप्लाई होगा, टेंशन, ठीक है। तो टेंशन अप्लाई हो रहा है। अच्छा, टेंशन का हमें कंपोनेंट बनाना होगा। ये हुआ थीटा, ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये हुआ टी कॉस थीटा। अब ये हुआ टी साइन थीटा। ग्रेविटी के कारण इसका जो वेट होगा वो नीचे अप्लाई होगा mg, और ये दोनों चार्ज स्फीयर तो सेम चार्ज कैरी कर रहा है, तो ये इसको रिपेल करेगा विथ फोर्स F, ठीक है। अच्छा, विथ फोर्स F। ये दो चार्ज स्फीयर इक्विलिब्रियम में है, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg एंड टी साइन थीटा इक्वल टू F। तो हम लोग इसको लिख रहे हैं टी साइन थीटा इक्वल टू F और टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 और ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। टी कॉस थीटा mg को बैलेंस कर रहा है और टी साइन थीटा F को बैलेंस कर रहा है। तो डिवाइडिंग 1 by dividing 1 and 2, dividing 1 and 2, t sin theta by t cos theta, t sin theta by t cos theta। मैं इसको F वैक्यूम ले रहा हूं क्योंकि पहले जो हमारा सिस्टम है वो वैक्यूम में है, तो F भी बाई हुआ mg। t sin theta by t cos theta इक्वल टू F भी बाई mg। t कैंसिल, sin theta by cos theta आ रहा है tan theta इक्वल टू F भी बाई mg। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। तब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा जो सिस्टम है, इस पूरा सिस्टम को हम लोग एक लिक्विड में रख रहे हैं। तो लिक्विड में रखने से अच्छा, जो लिक्विड में रख रहे हैं, लिक्विड का डेंसिटी हम लोग ले रहे हैं सिग्मा, और वो भी गिवन है 0.8, ठीक है। अच्छा, ये हुआ केस 2, ये हुआ हमारा केस 2, जब हम लोग ये पूरा सिस्टम को उठा के एक लिक्विड में रख रहे हैं जिसका डेंसिटी है सिग्मा। तब क्या चेंज होगा, हम लोग जो चेंज करेंगे वो एक फिगर में ही करेंगे, क्योंकि हम लोग बार बार डायग्राम ड्रॉ करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट केस में हम लोग ये पूरा सिस्टम को अगर एक लिक्विड में रखते हैं तब क्या होगा,
तब तो ये एंगल सेम ही रहेगा, ये एंगल सेम ही है, ठीक है। अच्छा, तब सिंपली क्या होगा, तब सिंपली इक्वेशन 3 में ही हम लोग मॉडिफाई करेंगे, तब भी क्या होगा, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम की बैलेंस करेगा और टी साइन थीटा एफ को बैलेंस करेगा। अच्छा, पहले ये एफ भी था, पहले ये तो वैक्यूम में था, अब वैक्यूम से कोई लिक्विड में जा रहा है तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स होगा यही चेंज होगा, बाकी सब सेम ही रहेगा, टी कॉस थीटा भी सेम रहेगा, टी साइन थीटा सेम रहेगा और एम जी इसमें चेंज आएगा। अच्छा, इसमें चेंज आएगा तो जो चेंज होगा वो क्या होगा, केस टू tan थीटा तो सेम ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि पूरा सिस्टम को हम लोग एक लिक्विड में रखते हैं तो ये जो एंगल बन रहा था ये सेम ही रहेगा। तो tan, ये एक्सप्रेशन से ही हम लोग मॉडिफाई करेंगे, तो tan थीटा तो सेम ही रहेगा, एंगल सेम बोला है। एफ वैक्यूम से क्या चेंज होगा, एफ वैक्यूम से चेंज होगा एफ मीडियम, एफ मीडियम क्योंकि लिक्विड में कुछ और फोर्स लगेगा, ठीक है, और एम से एम ही रहेगा और अब ये जी प्राइम बन जाएगा, क्योंकि अब हम लोग जब इस पूरा सिस्टम को लिक्विड में रख रहे हैं तो जी ना होके जी प्राइम होगा, और जी प्राइम क्या होता है, जी प्राइम होता है G1 माइनस सिग्मा बाई रो, द ओके दैट इज apparent acceleration due to gravity. Sigma is density of the liquid and rho is density of the sphere. तब इसको क्या, tan थीटा इक्वल टू एफ मीडियम और ये m g प्राइम का हम क्या G1 माइनस सिग्मा बाई रो। तो अब हमें क्या करना होगा, सिंपली 3 और 4 जो इक्वेशन है ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना होगा, क्योंकि दोनों केस में tan थीटा सेम ही है। अब इक्वेट करके हमें k निकालना होगा, तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करके फाइनल इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो इक्वेटिंग इक्वेटिंग 3 and 4, जस्ट हमें क्या करना होगा, ये दोनों tan थीटा को इक्वेट करना होगा, एफ वी बाई एम जी इक्वल टू एफ मीडियम एम जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो, यहाँ से एम एम कैंसिल और हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं एफ वी बाई एफ एम, एफ वी बाई एफ एम इक्वल टू एफ एम को मैं इधर ले रहा हूँ, जी को मैं उधर ले रहा हूँ। अच्छा, जी तो सिंपली कैंसिल हो रहा है, जी जी कैंसिल, अच्छा जी जी कैंसिल। अच्छा, यहाँ से बन रहा है 1 माइनस सिग्मा बाई रो। अच्छा, एफ वैक्यूम बाई एफ मीडियम कितना होता है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, जो के होता है वो होता है, अच्छा ये तो हम जानते हैं कि एफ मीडियम इक्वल टू एफ वैक्यूम बाई के, तो यहाँ से बन रहा है एफ वैक्यूम बाई एफ वैक्यूम बाई एफ मीडियम कितना बन रहा है, अच्छा ये हो रहा है एफ वैक्यूम के इक्वल टू एफ वैक्यूम बाई एफ मीडियम। तो एफ वैक्यूम बाई एफ मीडियम कितना बन रहा है, सिंपली के ही होता है डायरेक्टली कांस्टेंट, ये जो होता है फोर्स इन सम मीडियम इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाई डायरेक्टली कांस्टेंट, तो एफ वी बाई एफ एम इक्वल टू के। तो यहाँ से बन रहा है 1 माइनस सिग्मा कितना था, सिग्मा था 0.8, रो कितना था, रो था 1.6, अच्छा ये पॉइंट गया 1/2, तो 1 माइनस 1/2 1/2 सिंपली एंड के इज 2, ठीक है। तो पहले हम लोग जो डायग्राम था उससे एनालाइज किए tan थीटा इक्वल टू एफ वी बाई एम जी। जब हमने पूरा सिस्टम को एक लिक्विड में रखा तो एंगल सेम है, चार्ज मास सभी सेम है, क्या क्या सेम है, चार्ज मास लेंथ और जो एंगल था वो भी सेम है, तो सिर्फ इस इक्वेशन हम लोग मॉडिफाई करेंगे, tan थीटा तो सेम ही है, एफ वी से एफ एम अप्लाई होगा, क्योंकि जब हम लोग दो चार्ज स्फीयर को एक लिक्विड में रख रहे हैं तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो चेंज होगा एफ मीडियम, और ये जी से होगा जी प्राइम, जी से होगा जी प्राइम। तो एक बॉडी को अगर हम लोग एक लिक्विड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो जी अप्लाई होगा वो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जी प्राइम इक्वल टू G1 माइनस सिग्मा बाई रो, सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सो tan थीटा जी प्राइम। अब हमें ये दोनों इक्वेशन की इक्वेट करके सिंपली डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना होगा। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाई फोर्स इन मीडियम। तो यहाँ से एफ वी बाई एफ एम कितना आ रहा है, के 1 माइनस सिग्मा कितना आ रहा है 0.8, 1.6 पॉइंट गया 8/16 1/2, सो यहाँ से क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है 2, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो आप लोग एक बार देख लीजिए, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। ये 4 टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा दिया है, 2 प्रॉब्लम लास्ट वीडियो में और ये 2 प्रॉब्लम इस वीडियो में, और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये वीडियो EITP 2011 में आया था और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया है नीट 2016। तो सिंपली ये क्वेश्चन सिंपली कॉपी करके पेस्ट किया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए और एक रिजल्ट भी याद रखना होगा। मैं सिर्फ वो रिजल्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप लोग उस रिजल्ट को डेरिवेशन देखना चाहते हैं वो कैसे आ रहा है, तो आप लोग लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ और वो रिजल्ट भी हम लोग को याद रखना होगा। हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखे थे कि अगर 2 चार्ज स्फीयर 2 स्ट्रिंग इक्वल स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, 2 चार्ज स्फीयर 2 इक्वल स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, ये L है, ये L है, और इसमें भी चार्ज Q है, इसमें और इसमें भी चार्ज Q है, इसका मास है M। तो जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन होता है, जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन होता है वो आप लोगों को याद रखना होगा। 2 चार्ज स्फीयर 2 इक्वल स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं और दोनों में ही मास सेम है और चार्ज सेम है, तो जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन होता है x इक्वल टू ये होता है Q स्क्वायर L डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg टू द पावर ऑफ 1/3। ये जो फॉर्मूला है ये आप लोगों को मैं याद रखने के लिए बोला था, ठीक है। और यही फॉर्मूला को अब हम लोग यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय 2 massless strings of length L। क्वेश्चन सेम ही है ऑलमोस्ट। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर मतलब मास और चार्ज सेम है और वो दोनों स्ट्रिंग से बंधे हुए जिनका लेंथ भी L है। आर इनिशियल डिस्टेंस D, ये डिस्टेंस D गिवन है, ठीक है, D लेस देन L अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन। सेम ही क्वेश्चन है, तो म्यूचुअल रिपल्शन के कारण ये दोनों कुछ इक्विलिब्रियम सेपरेशन में है। अब ये क्वेश्चन में नया एडिशन क्या है, इस लाइन से नया एडिशन शुरू हुआ है। द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट ए कांस्टेंट रेट। अब ये जो चार्ज था, ये चार्ज टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब ये चार्ज लीक कर रहा है। अब अच्छा, ये चार्ज dq dt और ये जो चार्ज लीक कर रहा है, द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट ए कांस्टेंट रेट। तो चार्ज लीक कर रहा है मतलब dq by dt एक कांस्टेंट है, मैं इसको c मान रहा हूं। तो दोनों स्फीयर से चार्ज लीक हो रहा है और जो रेट से चार्ज लीक हो रहा है वो कांस्टेंट है। दैट चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट ए कांस्टेंट रेट। तो dq by dt कांस्टेंट है। एज ए रिजल्ट द चार्जेस approach each other with velocity v, then as a function of distance x between them। अब ये चारों ऑप्शन में हमें ढूंढना होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दोनों चार्ज स्फीयर से चार्ज टाइम के साथ लीक हो रहा है और इस लीकिंग के कारण जो दो चार्ज स्फीयर है ये कुछ वेलोसिटी के साथ पास आ रहा है और कोई एक टाइम पे इसका वेलोसिटी है v और उन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है x, तो v x के साथ कैसे प्रोपोर्शनल होगा। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। ये जो दोनों चार्ज स्फीयर है, ये दोनों चार्ज स्फीयर से चार्ज लीक हो रहा है और ये चार्ज लीक होने के कारण ये दोनों चार्ज स्फीयर सेम वेलोसिटी के साथ पास आ रहे हैं। जब डिस्टेंस x है और वेलोसिटी v है, तब v और x के बीच में क्या रिलेशन है। तो सिंपल हमें यही फॉर्मूला याद रखना होगा। तो पहले जो इनिशियल डिस्टेंस था कुछ d था, मैंने मान कुछ d था। अब ये चार्ज लीक हो रहा है, अब कोई एक पोजीशन पे इन दोनों का जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है x, हमें इससे ही ऑपरेशन आगे प्रोसीड करना होगा, ठीक है। तो इसमें से ही हम लोग चलेंगे। तो कोई एक सेपरेशन पे x जो इक्विलिब्रियम कोई एक डिस्टेंस x पे जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन होता है वो कितना होता है, x इक्वल टू क्यू स्क्वायर एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg टू द पावर ऑफ 1/3। यहाँ से हम लोग क्यूब करेंगे, x क्यूब इक्वल टू क्यू स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। अब हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। So d dt of x cube equal to d dt of
क्यू स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। अच्छा, यहाँ से आ रहा है 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी। ये चेन रूल आप लोगों को थोड़ा सीखना होगा, ठीक है। 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी, और यहाँ से जो आएगा, यहाँ से अच्छा, यहाँ से जो कांस्टेंट होगा 2ql डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी इक्वल टू डी क्यू डी टी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो गिवन है 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी मतलब वेलोसिटी, और इसमें से पूरा टर्म कांस्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं 2 कांस्टेंट है, ठीक है। q को छोड़ के, क्योंकि q इस प्रॉब्लम में कांस्टेंट नहीं है, यही गलती हम लोग करते हैं, q को कांस्टेंट नहीं लेते, क्योंकि q टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, मतलब लीक हो रहा है। 2 कांस्टेंट है, ठीक है, l कांस्टेंट है, बाकी ये पूरा नीचे का जो टर्म है पूरा कांस्टेंट है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कुछ k इंटू क्यू इंटू डी क्यू बाई डी टी। मैंने k क्या लिया है, k मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ, k जो हुआ 2l डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। ये कांस्टेंट है, तो मैं इसको लेके फिर नहीं चलूंगा, मैं इसको सिंपली k से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमें v का जो x के साथ रिलेशन है वो निकालना होगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो 3x स्क्वायर इंटू वी डी क्यू बाई डी टी, अगेन एक कांस्टेंट है c, तो मैं इसको c से रिप्लेस कर रहा हूँ, k q c। अच्छा, यहाँ से v कितना आ रहा है, v आ रहा है k q c 3x स्क्वायर। तो k तो एक कांस्टेंट है, c कहाँ से आया है, dq बाई dt, जो चार्ज जो लीक हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में वो एक कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन में गिवन है, द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्पेड एट अ कांस्टेंट रेट, सो dq बाई dt कांस्टेंट, मैंने इसको c से रिप्लेस किया है, तो v आ रहा है k q c डिवाइड बाई 3x स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से k तो कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो 3 भी कांस्टेंट है, तो मैं सिंपल जो q वेलोसिटी चार्ज और x स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, मैं सिर्फ उस टर्म को लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें सभी कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, 3 तो कांस्टेंट ही है, तो जो v वेरी कर रहे हैं वो q बाई x स्क्वायर से वेरी कर रहा है। अब प्रॉब्लम में सिर्फ x ही गिवन है, तो q और x के बीच में कोई रिलेशन है, तो हमें फाइंड करना होगा। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इस एक्सप्रेशन से q और x के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, कैसे? अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ डी क्यू बाई डी टी, ये तो c था, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम लोग x क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक्सप्रेशन को मैं सिंपल ले रहा हूँ। अच्छा, क्यू स्क्वायर, तो अच्छा इस एक्सप्रेशन से हम लोग क्यू निकाल सकते हैं, इस एक्सप्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं x टू द पावर x क्यूब। अच्छा, x क्यूब, ठीक है, x क्यूब इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ये पूरा टर्म तो कांस्टेंट है, l बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, ठीक है। अच्छा, l बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, तो कुछ कांस्टेंट मैं मान लेता हूँ, ये जो पूरा टर्म है इसको मैं मान लेता हूँ क्यू स्क्वायर बाई एम, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, और यहाँ से x टू द पावर 3 बाई 2 प्रोपोर्शनल टू q, ठीक है। इस एक्सप्रेशन से मैं q का जो x के साथ डिपेंडेंस है वो निकाल लिया। अच्छा, x क्यूब, ये l बाई 2 पाई एप्सिलॉन एम जी, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म को मैं m से रिप्लेस कर दिया, m एक कांस्टेंट है, तो एक्स क्यूब प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर और x टू द पावर 3 बाई 2 प्रोपोर्शनल टू q, तो q x के ऊपर ऐसे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे x टू द पावर ऑफ 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर v प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर ऑफ 3 बाई 2 माइनस 2, और ये कितना हो रहा है v प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर ऑफ 3 माइनस 4 बाई 2, और v प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर ऑफ माइनस हाफ। तो ये हमारा आया ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। तो v प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर ऑफ माइनस हाफ, पहले हम लोग इसको क्यूब किए, क्यूब करने के बाद टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, उसके बाद dx dt आया वेलोसिटी v, उसके बाद ये dq बाई dt मैंने रखा, और ये q का रखा, और ये 2l बाई 2 पाई एप्सिलॉन mg, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो इसको मैंने q से रिप्लेस किया, 3 स्क्वायर बाई v k q, और dq बाई dt तो कांस्टेंट ही है, सो यहाँ से वेलोसिटी आया एक्सप्रेशन, ये k कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है,
और यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी q बाई एक्स स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है। अब ये q कांस्टेंट नहीं है, q एक्स स्क्वायर का कैसे डिपेंड कर रहा है वो हमने इस एक्सप्रेशन से निकाला और सिर्फ q का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में लिखा। मतलब q x के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है, x टू द पावर 3/2। तो ये फाइनली सॉल्व करके ऑप्शन सी आ रहा है। तो आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का हर एक साइड का जो लेंथ है वो है स्मॉल है और हर एक कॉर्नर पे एक चार्ज प्लस q रखा गया है और ये जो चार्ज है स्मॉल q, ये चार्ज जहां पर दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर रखा गया है। तो इस चार्ज पर नेट फोर्स निकालना होगा। नेट फोर्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली q1 q2 बाई आर स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है। तो इस चार्ज के ऊपर जो हर एक चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा वो ऑब्वियसली रिपल्सिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो हर कोई चार्ज इसको रिपल करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसका जो फोर्स अप्लाई हो रहा है तो एक एक करके उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं और डायरेक्शन भी चेक करते हैं। ठीक है, तो सिंपल फोर्स कितना होता है q1 q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा हर एक चार्ज से ये जो डिस्टेंस कितना है, अच्छा डायगोनल कितना है, डायगोनल है स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है √2 इंटू ए, हर एक साइड का जो डिस्टेंस है वो है ए। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है, अच्छा ये हर एक डिस्टेंस को मैं r मान लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ये r है और ये r है और ये r है और ये r है। ठीक है, हर कोई डिस्टेंस r है। ठीक है, अच्छा तो r कितना होता है, ये डायगोनल का आधा होता है, सो √2a बाई 2a बाई √2। तो हर एक चार्ज से ये जो चार्ज q है वो r सेपरेशन पे है और हर कोई चार्ज इस चार्ज के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, अच्छा मैंने इसको चार्ज नंबर 1 मान लिया, ये चार्ज नंबर 2 है, ये चार्ज नंबर 3 है और ये चार्ज नंबर 4 है। तो जो F1 होगा, F1 F2 F3 F4, ये चारों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच में भी सेम फोर्स, इन दोनों के बीच में भी सेम फोर्स, इन दोनों के बीच में सेम फोर्स। सिर्फ क्या अलग होगा, डायरेक्शन अलग होगा, सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा और वो कितना होगा स्मॉल q कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो ये चार्ज इसके ऊपर कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये होगा F1। अच्छा ठीक है, ये होगा F1 और ये चार्ज नंबर 2 है, तो ये इसके ऊपर कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F2। ठीक है, अच्छा F2 और ये चार्ज कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये हुआ F3 और ये चार्ज नंबर 4 इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, सो ये हुआ F4। तो हमें क्या करना होगा, अच्छा ये चारों जो फोर्स है ये चारों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको मैं सिंपल F से डिनोट कर रहा हूँ। अब हमें F1 F2 के बीच में एंगल ढूंढना होगा, ये कितना होगा 90 और ये भी होगा 90। तो F1 F2 का रिजल्टेंट कितना बन रहा है, अच्छा ये दोनों फोर्स तो इक्वल ही है। ठीक है, ये दोनों फोर्स इक्वल है, तो हर एक फोर्स को मैं F1 F2 से रिप्लेस करके सिंपली F से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये F हुआ, ये F हुआ, ये F हुआ और ये भी F हुआ। अच्छा अब ये F और ये F के बीच में कितना एंगल है 90। ठीक है, अब वेक्टर रिजल्टेंट से हम लोग ये दोनों फोर्स के बीच में जो रिजल्टेंट फोर्स बन रहा है वो हम लोग निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, हम लोग इसको डायरेक्टली कर सकते हैं कि हम लोग ने एक ट्रिक सीखा था कि अगर थीटा इक्वल टू 90 है और अगर दोनों वेक्टर सेम है a इक्वल टू b इक्वल टू f, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है वो कितना होता है √2 टाइम्स f। तो ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा √2f और एग्जैक्टली बीच में से जाएगा, मतलब हर एक वेक्टर के साथ कितना एंगल करेगा 45, तो ये आया √2f। सिमिलरली ये दोनों फोर्स का भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा √2f, क्योंकि ये दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 और ये √2f इसके साथ भी 45, इसके साथ भी 45, एग्जैक्टली बीच में से निकलेगा। ठीक है, ये एंगल भी 45 है, ये एंगल 45, ये एंगल 45, ये एंगल 45। तो अल्टीमेट तुम लोग क्या देख रहे हो, ये √2f क्या हो रहा है इक्वल और ऑपोजिट है, तो जो f नेट बन रहा है वो 0 होगा।
ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है और इसको हम लोग चुटकी में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेंटर पे नेट फोर्स 0 होता है। सर ये तो मजाक हो गया, पहले तो कॉन्सेप्ट सीखना ही होगा, उसके बाद शॉर्टकट। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में शॉर्टकट कुछ होता है। शॉर्टकट सीख गए लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो अगर कोई प्रॉब्लम आया जिसमें शॉर्टकट नहीं चला तब तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट सीखना था। ठीक है, ये दोनों एफ का जो रिजल्टेंट बन रहा है कितना हो रहा है √2f, और ये दो एफ का भी रिजल्टेंट बन रहा है √2f। तो अल्टीमेट जो सेंटर पे जो नेट फोर्स आ रहा है वो 0 होगा। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। ये जो शॉर्टकट था, कॉन्सेप्ट क्या था? नेट फोर्स ड्यू टू सिमेट्रिकल, नेट फोर्स ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट सेंटर इज 0। मैं इसका कुछ एग्जांपल और दिखा सकता हूँ। अच्छा, ये एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल है। इक्वेटोरियल ट्रायंगल के साइड का लेंथ है L। ठीक है, तो हर एक कॉर्नर पे कुछ चार्ज रखा गया है Q, और ये जो सेंट्रॉइड था, इसमें मैंने एक चार्ज रख दिया, Q0। अब चार्ज ऑन Q0 क्या होगा? F ऑन Q0 वो 0 होगा, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इक्वेटोरियल ट्रायंगल के हर एक कॉर्नर पर सेम चल रहा है Q Q Q। अब कोई भी एक चार्ज मैंने अगर चेंज कर दिया तब ये सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, फिर तो कॉन्सेप्ट ही चलेगा, तब नेट फोर्स 0 नहीं होगा। ठीक है, तब नेट फोर्स 0 नहीं होगा। सिमिलरली एक केस जो हेक्सागन का होता है वो भी 0 ही होगा। ये हेक्सागन हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चार्ज Q Q Q Q Q। अब सेंटर पे मैंने कोई चार्ज Q0 रख दिया, तो नेट ऑन Q0 कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग को याद रखना होगा। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में सेमी डायग्राम है, एक स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर अब ये सिमेट्रिकल नहीं है तो 0 नहीं होगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट चलेगा। तो इन दोनों कॉर्नर पे चार्ज है +Q, और इन दोनों कॉर्नर पे चार्ज है -Q, और सेंटर पे कितना चार्ज है? स्मॉल q, और ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन है। ठीक है, तो फोर्स 0 नहीं होगा, कॉन्सेप्ट चलेगा। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन स्मॉल q एंड आल्सो राइट इन वेक्टर फॉर्म। तो स्मॉल q के ऊपर जो नेट फोर्स निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड, और उस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में हमें भी लिखना है। ठीक है, तो सिंपल, ये डायगोनल कितना है? √2a, और हर एक चार्ज से स्मॉल q का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है। तो ये r, ये r, ये r, ये r। ठीक है, तो मैं हर एक डिस्टेंस को r ले रहा हूँ। ये r, ये r, ये r, ये r। तो डायगोनल कितना बन रहा है? डायगोनल है √2a, और हर एक चार्ज से ये स्मॉल q का डिस्टेंस तो सेम ही है, √2a/2, दैट इज इक्वल टू a/√2। अच्छा, फिर से हर एक चार्ज जो स्मॉल q चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो तो सेम ही होगा। ठीक है, तो मैं हर एक फोर्स को F1, F2, F3, F4 कितना बन रहा है? स्मॉल q Q/r²। जब हम लोग मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तब हम लोग प्लस माइनस कुछ भी नहीं लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। जो हम लोग यहाँ पर माइनस का जो टर्म लिखेंगे वो हम लोग डायरेक्शन में करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस जो हम लोग कुछ भी करेंगे प्लस माइनस का वो हम लोग डायरेक्शन में करेंगे। मैग्नीट्यूड में हम लोग कुछ भी नहीं लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। तो इन चारों चार्ज की वजह से जो Q पर जो फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, वो हमें निकालना है। और हर एक चार्ज के वजह से Q के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हम लोग प्लस माइनस नहीं लेते,
ठीक है। अच्छा, अब हमें डायरेक्शन चेक करना है, ठीक है। तो हर एक चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है मैग्नीट्यूड वाइज। अच्छा, अब हमें डायरेक्शन फाइंड करना है। तो इसको मैं मान लेता हूँ चार्ज नंबर 1, इसको मैं मान लेता हूँ चार्ज नंबर 2, इसको मैं चार्ज नंबर 3 और इसको मैं चार्ज नंबर 4। तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये हुआ F1। अच्छा, ये हुआ F1 और ये भी इसको रिपेल करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव, तो ये हुआ F2, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको पे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये हुआ, अच्छा R को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और ये हुआ F3, ठीक है। ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा और ये होगा F4। ये इसको रिपेल कर रहा है तो F1 इधर, ये इसको रिपेल कर रहा है तो F2 इधर, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो F3 इधर तो, और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा तो F4 इधर। सिंपली अब हमें क्या करना होगा, रिजल्टेंट फाइंड करना होगा, ठीक है। तो मैं इसको बाहर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो पॉइंट चार्ज Q है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कितना बन रहा है, F1 F3 तो मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो इसको मैं F से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो Q के ऊपर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स बन रहा है, 2F, बिकॉज F1 और F3 का तो मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो इस डायरेक्शन में कितना बन रहा है 2F। तो इस डायरेक्शन में कितना बन रहा है 2F, और इस डायरेक्शन में भी F प्लस F 2F, क्योंकि F2 और F4 का मैग्नीट्यूड F ही है, तो इस डायरेक्शन में भी कितना बन रहा है, इस डायरेक्शन में बन रहा है 2F। तो F1 और F3 मिला के कितना 2F, और F2 और F4 मिला के कितना 2F। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है 90, तो ये 2F और 2F के बीच में जो एंगल है 90। अब हम लोग सीखे थे कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और उन दोनों में एंगल है 90, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं जो नेट फोर्स बनेगा वो क्या होगा, √2 इंटू 2F, तो ये बनेगा 2√2F, ठीक है। जो हमारा फोर्स था 2F। अब जब कोई दो इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल होता है 90, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है वो हम लोग शॉर्टकट से कर सकते हैं, √2 इंटू 2F। अच्छा, ठीक है, मैं इसको एक बार आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जो F नेट बन रहा है वो कितना हो रहा है, अच्छा A² प्लस B², क्योंकि एंगल तो 90 है, तो A² प्लस B², अच्छा A और B का मैग्नीट्यूड सेम ही है, ठीक है। तो 2A², तो ये आ रहा है √2A, और यहाँ पर A कितना है, यहाँ पर A है 2F, तो सिंपली जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा 2√2F, ठीक है। अच्छा, 2√2F कितना है, स्मॉल q कैपिटल Q बाई R², ठीक है। ये हुआ नेट फोर्स। अच्छा, इस नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस नेट फोर्स डायरेक्शन होगा ये बीच में से आएगा, ठीक है, ये बीच में से आएगा, ये हुआ F नेट, और ये कौन सा डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, नेगेटिव y, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये x था, ये y था, तो जो नेट फोर्स बन रहा है वो y डायरेक्शन में होगा, और इसके साथ भी 45, इसके साथ भी 45 बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड बन रहा है वो कितना हो रहा है, 2√2 स्मॉल q कैपिटल Q बाई R², 2√2 स्मॉल q कैपिटल Q, R² कितना बन रहा है, A²/2 ना, R² कितना A²/2, तो यहाँ से बन रहा है 2 2 4 4√2 स्मॉल q कैपिटल Q बाई A², ये हुआ F नेट, ठीक है। यहाँ से F नेट निकाला, सिर्फ R² का वैल्यू मैंने पुट किया, R² क्या है, R² है A²/2, तो ये 2 2 4 4√2 स्मॉल q कैपिटल Q बाई R²। अब हम लोग अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो ये था x, ये था y, जो नेट फोर्स q के ऊपर अप्लाई हो रहा है वो नेगेटिव y में अप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, F नेट इक्वल टू माइनस 4√2 स्मॉल q कैपिटल Q A² बाई J², ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट हुआ अल्टीमेट।
ठीक है। एफ नेट जो बन रहा है 4√2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर, और वेक्टर वाइज इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव वाई में इसमें, इसलिए माइनस जे कैप। ठीक है, तो अप्रूवल देख लीजिए, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और इस क्वेश्चन को भी करने के लिए हमें वेक्टर आना चाहिए। ठीक है सर, वेक्टर भी भूल गए, याद रखना होगा। ठीक है, मैंने शॉर्टकट तो वीडियो के पहले से ही सिखा दिया था, वो शॉर्टकट इस फॉर्म में मतलब एक क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट तो लगेगा, शॉर्टकट हम लोग उस केस में अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ वो अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 30, 60, 90 हो, बस पूरा प्रॉब्लम तो कंसेप्ट ही चलेगा। इस टाइप के प्रॉब्लम में कोई शॉर्टकट नहीं आता है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन क्यू एंड आल्सो राइट इन वेक्टर फॉर्म। क्वेश्चन तो सेम ही है। अब ये डायग्राम को चलेंगे, ये एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, हर एक साइड का जो लेंथ है वो है डी बी डी। इस इन दोनों कॉर्नर पे चार्ज है प्लस क्यू, और इस कॉर्नर पे चार्ज है माइनस क्यू, और यहाँ पर एक चार्ज है स्मॉल क्यू। इस चार्ज के ऊपर हमें नेट फोर्स निकालना होगा। तो मैं इसको नेमिंग कर रहा हूँ 1, 2 और 3। ये हुआ चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, चार्ज नंबर 3। तो ये इसके ऊपर कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? ठीक है, ये तो रिपेल करेगा, तो ये होगा इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा F1। ठीक है, अच्छा F1 का मैग्नीट्यूड कितना है? अच्छा ये डिस्टेंस कितना है? अच्छा ये डिस्टेंस होता है सिंपल, अच्छा F1 को मैं इधर लिख रहा हूँ, F1 कितना होगा? स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। अच्छा ये डिस्टेंस कितना होता है? इक्वेटोरियल ट्रायंगल के लिए जो हाइट होता है वो होता है √3/2 इनटू साइड। ठीक है, तो ये होगा √3/2 इनटू साइड। इक्वेटोरियल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो होता है √3/2 इनटू साइड, तो √3/2 इनटू डी। अच्छा यहाँ से कितना आ रहा है? स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ये आ रहा है 3 डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अच्छा ये आ रहा है 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 3 डी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 3 डी स्क्वायर बाई 4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई 3 डी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अच्छा अब ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये हुआ F2। ठीक है, ये हुआ F2। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है? ये अगर d है तो ये हुआ d/2। ठीक है, अच्छा F2 कितना है? स्मॉल क्यू, ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? अगर ये d है तो ये कितना है? d/2 का होल स्क्वायर स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ये d स्क्वायर बाई 4, ये आ रहा है 4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई d स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये चार्ज इसके ऊपर कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? ये लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अच्छा F2 और F3 का मैग्नीट्यूड क्या सेम होगा? हाँ सेम ही होगा, क्योंकि ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू है और ये डिस्टेंस भी सेम ही है d/2। सॉरी यहाँ पर होल स्क्वायर होगा, सॉरी। और ये है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और ये डिस्टेंस भी d/2 होगा। हम लोग जब फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो उसमें प्लस माइनस नहीं लिखते, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं। और जो प्लस माइनस का टर्म हम लोग लेते हैं वो डायरेक्शन में लेते हैं। प्लस माइनस का जो हम लोग अकाउंट करते हैं वो डायरेक्शन में, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो हम लोग जो फोर्स निकालते हैं तो ये इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो इस डायरेक्शन में। जो माइनस का टर्म लेते हैं वो हम लोग डायरेक्शन में अकाउंट कर लेते हैं। जब हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो उसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है, तो F2 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम ही है, क्योंकि इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और ये डिस्टेंस भी d/2 ही है। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, अच्छा F2 और F3 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ F2 F3। ठीक है, F2 और F3 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही है। अच्छा ठीक है, अच्छा तो इस चार्ज Q के ऊपर कौन सा डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है? हम लोग उसको फ्री बॉडी डायग्राम समझते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है F1 और इस डायरेक्शन में जो अप्लाई हो रहा है, मैं इसको मान लेता हूँ कि 2F2 हो रहा है, क्योंकि F2 और F3 का तो मैग्नीट्यूड सेम ही है। तो क्या होगा? सिंपली मैं इसको
2f2 लिख ही सकता हूँ ना, कोई तो बात नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा अब हम लोग f1 और 2f2 का रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम लोग तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अच्छा f2 और f1 के बीच बीच में कितना एंगल है देखो। अच्छा यहाँ पर 4 स्मॉल क्यू बाई 3 स्क्वायर है। अच्छा यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/3 को मैं अलग रखा और ये 4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई डी स्क्वायर को इधर रखा। सो 1/3 इट बिकम्स क्या होगा, f2 होगा। f2 f3 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। 1/3 f2, ठीक है। अच्छा f2 इक्वल टू f3 आया और ये जो f1 था ये कितना आया, ये आया f2/3, ठीक है। तो f1 कितना आ रहा है, f1 आ रहा है f2/3, ठीक है। अब सिंपल हमें 2f2 और f2/3 का रिजल्टेंट निकालना होगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि जो f1 है मैं उसको f2 के टर्म में लिखा f2/3, क्योंकि 4 स्मॉल कैपिटल क्यू बाई डी स्क्वायर कितना है f2, ठीक है। f2 और f3 सेम है और मैंने f1 को f2 के टर्म में लिखा, तो f1 कितना बन रहा है, f1 बन रहा है f2/3, सिंपल है, ठीक है। अब हमें f2/3 और 2f2 का रिजल्टेंट निकालना होगा, ठीक है। अब हमने तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं कर सकते क्योंकि ये दो जो फोर्स है वो इक्वल नहीं है, तो अब हमें इसको रिजल्टेंट निकालना होगा। एफ नेट इक्वल टू कितना एंगल है 90, सो सिंपल f2/3 का होल स्क्वायर और ये हुआ 2f2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है f2 स्क्वायर बाई 9 और ये बन रहा है 4f2 स्क्वायर। अच्छा ये बन रहा है f2 स्क्वायर मैं कॉमन ले रहा हूँ 1/9 प्लस 4। अच्छा ये बन रहा है एफ नेट कितना बन रहा है, एफ नेट बन रहा है यहाँ पर f2 स्क्वायर। अच्छा ये कितना हो रहा है 1 प्लस 4 इंटू 9 कितना हो रहा है 36/9 और यह बन रहा है f2 स्क्वायर इंटू 37/9। मैं इसको फिर से चेक कर देता हूँ, f2/3 होल स्क्वायर प्लस 2f2 होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों में बीच में तो एंगल 90 है, सो 2ab cos 90 0 होगा, ठीक है। f2 स्क्वायर बाई 9 प्लस 4f2 स्क्वायर, f2 स्क्वायर मैंने कॉमन लिया 1/9 प्लस 4 f2 स्क्वायर, ऐसे एलसीएम कर रहा हूँ 1 4 इंटू 9 36 36/7, तो यहाँ से f नेट कितना बन रहा है, f नेट बन रहा है f2 रूट 37/3, ठीक है। अच्छा f2 कितना था, f2 था ये, तो जो नेट फोर्स बन रहा है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो जो एफ नेट हमारा बन रहा है वो कितना बन रहा है f2 रूट 37/3 और f2 कितना था 4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई डी स्क्वायर, तो 4, तो एफ नेट कितना बन रहा है 4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई डी स्क्वायर रूट 37/3, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर रूट 37/3, f2 कितना बन रहा है, f2 है 4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई डी स्क्वायर रूट 37/3, तो ये हुआ नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो नेट फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा वही आएगा, ठीक है। ये हुआ नेट फोर्स एफ नेट, ठीक है, एफ नेट हुआ। और इसका अगर हम लोग कंपोनेंट लिखना चाहते हैं तो एक होगा माइनस एक्स डायरेक्शन में और एक होगा माइनस वाई डायरेक्शन में, ठीक है। ये था एक्स, ये है वाई, तो क्यू के ऊपर जो नेट फोर्स बन रहा है वो एक अप्लाई हो रहा है नेगेटिव एक्स में और एक अप्लाई हो रहा है नेगेटिव क्यू के ऊपर। नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं सिंपल एक बार इसको इरेज कर रहा हूं। तो नेट फोर्स को हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि f2/3 माइनस आई कैप और 2f2 कितना बन रहा है माइनस जे कैप। अच्छा f2 कितना था, f2 था ये 4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई डी स्क्वायर, 4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू यहाँ से 3 बेटा 3d स्क्वायर, 4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई 3d स्क्वायर, ठीक है, माइनस आई कैप और 2f2 कितना बनेगा 2 इंटू f2 कितना बन रहा है 4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई डी स्क्वायर, ठीक है, और ये हुआ माइनस जे कैप।
तो F2 कितना था 4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई 3 तो पहले से ही था डी स्क्वायर माइनस आई कैप 2। F2 कितना बन रहा है F2 था सेम 4 स्मॉल कैपिटल क्यू बाई डी स्क्वायर माइनस जे कैप। तो एक फोर्स अप्लाई हो रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में और एक फोर्स अप्लाई हो रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में 2F2। अच्छा ठीक ही है। तो ये है वेक्टर फॉर्म में और ये है मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग उसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। ठीक है, तो ये है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, देख के ये सिमेट्रिकल लग रहा है, अब नेट फोर्स जीरो मत कर देना क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है। ये एक हेक्सागोन है, हेक्सागोन का हर एक साइड है ए और ये 5 कॉर्नर पे चार्ज रखा है और इस कॉर्नर पे चार्ज एब्सेंट है। यही है तो है क्वेश्चन का मजा, थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, और यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू, सॉरी ठीक है, ये चारों कॉर्नर पे चार्ज है प्लस क्यू और ये कॉर्नर पे चार्ज है माइनस क्यू और इस पे हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा और इस कॉर्नर पे चार्ज एब्सेंट है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है, चुटकी में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ चुटकी में। तो हम लोग अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और आप लोग इसको घर में ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये दोनों चार्ज है प्लस क्यू, सेपरेशन है 2L, बीच में एक चार्ज है स्मॉल क्यू जिसका मास है m, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज Q, अगर इस चार्ज को मैंने थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया, इट शो SHM, इसका जो मोशन होगा वो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर SHM कहां से आया, SHM तो 11 में था, स्कूल में तो नहीं करा और हमने भी नहीं पढ़ा। मैंने ऑलरेडी पहले कहा था कि इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन क्लास 11 के कॉन्सेप्ट से मिलके बनता है, तो इसीलिए मैंने वीडियो के पहले आप लोगों को थोड़ा SHM के बारे में बता दिया था ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम करने में कोई भी मुश्किल ना आए। पहले तो आप लोग समझ रहे थे कि क्यों मैं SHM का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो इसीलिए मैं बता रहा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये हुआ चार्ज, तो ये हुआ चार्ज, दो चार्ज प्लस क्यू। अच्छा ठीक है, अच्छा बीच में था चार्ज। ठीक है, ये तो 2L सेपरेशन में था। अच्छा ठीक है, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इस चार्ज को थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, अब ये चार्ज इधर आ गया। ठीक है, और ये डिस्टेंस हुआ x और ये चार्ज से डिस्टेंस कितना हुआ, ये था L, तो अब ये डिस्टेंस बन गया L प्लस एक्स। ठीक है, और पहले ये डिस्टेंस था कितना L, अब चार्ज थोड़ा सा राइट में मूव हो गया तो ये कितना आएगा L माइनस एक्स। जब चार्ज थोड़ा सा राइट मूव किया तो इस चार्ज से डिस्टेंस बना L प्लस एक्स और इससे कितना बना L माइनस एक्स। ठीक है, तो फोर्स निकालो, सिंपली एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो, उसमें से ही SHM का इक्वेशन निकल के आएगा। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूँ चार्ज नंबर 1 और इसको मान लेता हूँ चार्ज नंबर 2। ठीक है, ये चार्ज भी रिपेल करेगा और ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा। ठीक है, अच्छा अब ये स्मॉल क्यू अब ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के ऊपर कौन सा डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये हुआ F1। अच्छा F1 कितना बन रहा है, F1 बन रहा है मैं इसको, अच्छा मैं इस प्रॉब्लम में 1/4 ले रहा हूँ, आप चाहे तो नहीं भी ले सकते। 1/4 डिपेंड कर रहा है कि आंसर में क्या है। ठीक है, अगर आंसर में दिया हुआ है तो उस हिसाब से लेना होगा, अगर नहीं दिया है तो लेना नहीं होगा। ठीक है, F1 कितना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा कैपिटल Q स्मॉल q और ये डिस्टेंस कितना है L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, और F2 कितना बन रहा है, ये चार्ज ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा तो ये हुआ F2। अच्छा F2 कितना बन रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए डिस्टेंस है L प्लस एक्स और इसके लिए डिस्टेंस है L माइनस एक्स। तो अब हमें इन दोनों फोर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन करना होगा क्योंकि ये दोनों फोर्स ऑपोजिट है, इक्वल तो नहीं है। अब जीरो मत कर देना, F1 माइनस F2 करके। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। ठीक है, तो जो नेट फोर्स बन रहा है, ठीक है, अच्छा ये ज्यादा होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में L माइनस एक्स है, ये डिनोमिनेटर में L प्लस एक्स है। ठीक है, तो जो नेट फोर्स होगा वो उसमें से F2 ज्यादा होगा, F2 माइनस F1। ठीक है,
तो F2 अच्छा मैं इसको डायरेक्टली कॉमन करके लिख रहा हूँ 1/4π F2 कितना है कैपिटल Q स्मॉल Q। अच्छा कैपिटल Q स्मॉल Q भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो मैं इसको डायरेक्टली बाहर लिख रहा हूँ। तो इसमें से 1/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपली अब हमें इसको एलसीएम करना होगा, कैपिटल Q स्मॉल Q बाई 4πε0, ये आ रहा है L प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ L माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ से L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो जो F नेट बन रहा है वो है कैपिटल Q स्मॉल Q बाई 4πε0। अच्छा इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस होल स्क्वायर कितना होता है 4ab होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसे लिख सकते हैं 4lx, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है 4ab, तो 4lx डिवाइड बाई l प्लस एक्स होल स्क्वायर। अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 2 है l प्लस एक्स और 2 है l माइनस एक्स, तो एक को मल्टीप्लाई करने से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो 2 है इसलिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग अगर इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो जो x है ना वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। तो जो x है मतलब l के लेंथ l के कंपैरिजन में x जो है बहुत ही छोटा है, तो हम इसको एक्स स्क्वायर को अब निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि निगलेक्ट नहीं करने से हम लोग इस इक्वेशन को एफएचएम की इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है। तो कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई 4πε0, यहाँ से 4lx डिवाइड बाई ये एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दो तो l स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर, तो कितना होगा l टू द पावर 4, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन करने से ही ये जो चार्ज का मोशन बनेगा वो होगा एफएचएम। अप्रोक्सीमेशन अगर नहीं करोगे तो ये रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने अप्रोक्सीमेशन किया l ग्रेटर देन x, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर नेग्लेक्टेड, तो l स्क्वायर टू द पावर ऑफ स्क्वायर कितना हो रहा है l टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। l से l टू द पावर 4 गया, ये हुआ l क्यूब। तो जो f नेट बन रहा है वो है कैपिटल Q स्मॉल q, अच्छा 4x डिवाइड बाई 4πε0 l क्यूब, ठीक है। अच्छा 4 को मैं ऐसे काट रहा हूँ, तो ये 4 भी नहीं आएगा, ये 4 भी नहीं आएगा। अच्छा तो आप इसमें देख सकते हैं कि अच्छा कि कैपिटल Q स्मॉल q x π/2, तो ऑलरेडी ये इक्वेशन एसएचएम का इक्वेशन बन गया है, क्योंकि f नेट जो है वो x के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये f नेट हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये एसएचएम कर रहा है तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स बनेगा क्या होगा रेस्टोरिंग फोर्स kx, ठीक है। कैपिटल Q स्मॉल q x डिवाइड बाई πε0 l क्यूब, x से x कैंसिल, तो k बन रहा है कैपिटल Q स्मॉल q πε0 l क्यूब, ठीक है। अच्छा अब ये तो एसएचएम का इक्वेशन हो गया, ठीक है। जब f नेट आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, f नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, तभी हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो मोशन हो रहा है वो है एसएचएम, ठीक है। अच्छा ये होता है -x, क्योंकि -x वो तो डायरेक्शन है, कोई बात नहीं है, जो प्रोपोर्शनलिटी x है वही एसएचएम को शो कर रहा है, ठीक है। k इक्वल टू इतना आ रहा है। अच्छा हम लोग इसको अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है ओमेगा इक्वल टू √k/m, तो ओमेगा आ रहा है कैपिटल Q स्मॉल q πε0 l क्यूब इनटू m, ये आ रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल √k/m कैपिटल Q स्मॉल q πε0 l क्यूब m, ठीक है। तो ये हो रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 और जेईई मेंस और नीट के लिए, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। तो तब तक ऑल द बेस्ट।